जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रंगरूट। मैं राहुल वंशी आज आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स पढ़े हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, कि वो कैसे अपना व्यापार करते थे और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें वो लाके अपने पास रखते थे और दूसरों को क्या एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता था उस टाइम पे। चाहे वो अपनी विद इन देयर टेरिटरी, जैसे आज हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड करते हैं, वैसे भी वो करते थे। जैसे मोहनजोदारो से हड़प्पा चले गए, हड़प्पा से लोथल, या फिर इंटरनेशनली भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया से हड़प्पा और ऐसे वाइस वर्सा, वैसे वो ट्रेड करते थे। तो चलिए देखते क्या फीचर्स थे उस टाइम के ट्रेड के। तो सबसे पहले हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्चुअली में स्टोन, मेटल और शेल्स को भी यूज करते थे ट्रेड में ही है, विद इन देयर ट्रेड। उसके बाद है बाटर सिस्टम। एक्चुअल में ये टर्म है हमारी इकोनॉमिक्स की, बट आपकी रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने एक डेफिनेशन यहाँ लिख दी है बाटर सिस्टम की, एक बार उसको देख लेते हैं। पीपल एक्सचेंज सर्विस एंड गुड फॉर देयर सर्विस एंड गुड इन रिटर्न। इसका सिंपल सा और साधारण सा मतलब ये है कि मुझे कुछ आइटम चाहिए, तो मैं उस टाइम पे मनी तो होती नहीं थी। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि उस टाइम पे कोई पैसे नहीं होते थे कि जैसे मैंने आज 10 रुपये दिए तो आपको उसके बदले कुछ मिल जाएगा या उसकी वैल्यू का कुछ मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस टाइम पे जब मनी नहीं थी तो मैं कुछ आइटम आपको दूंगा, इन रिटर्न आप मुझे कुछ दोगे। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये है हमारे पास गेहूँ और ये दूसरे आदमी के पास है कोई कपड़ा, कॉटन, ठीक है। तो इसके पास है कॉटन, इसके पास है वीट। अब मुझे कॉटन की ज़रूरत है, तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कॉटन हो और जिसको मेरे पास जैसे वीट है तो उसको भी उस वीट की ज़रूरत हो। तो हम दोनों उसको एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सेंटर मीडियम नहीं है। सेंटर मीडियम मतलब एक मनी नहीं है, तो हम डायरेक्ट गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ गुड एंड सर्विस। तो ये है बार्टर सिस्टम। तो पहले वो करते थे, जैसे आइटम को रिटर्न कर लिया मैंने, कॉटन दे दी, कॉटन की जगह वीट ले लिया, या फिर कुछ भी हो सकता था ऐसा। फिर है सील वर फाउंड। जो सील्स होती थी, जिससे मतलब एक तरह की सील्स होती थी, काफ़ी बड़ी होती है, आप गूगल पे इमेजेस देख सकते हो। एक सील की फोटो मैं भी अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वैसे सील्स को भी यूज़ करते थे। अब हमें पता कैसे चला कि मेसोपोटामिया से उनका ट्रेड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ भी सेम सील मिली है हमें मेसोपोटामिया में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ भी होता था, ट्रेड उनके साथ भी होता था। नेक्स्ट है लोथल से मेसोपोटामिया हम कॉटन भी एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता था टू द मेसोपोटामिया। लोथल मैंने आपको कल मैप में भी बताया कि लोथल गुजरात में है और वहां से वो एक्सपोर्ट करते थे। यूज एका। अब जैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है, सपोज स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने हिमाचल से हरियाणा कुछ भेजना है तो आज की डेट में हम ट्रक में भेजेंगे। बट उस टाइम पे एका जो कार्ट होती थी, जैसे घोड़ा गाड़ी या कुछ उस तरह का बैलगाड़ी, उसमें वो ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की, कि क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन उनके पास थी। जैसे घर बनाना, वो भी एक क्राफ्ट प्रोडक्शन है। कुछ मेटल यूज़ करना, कोई जैसे हमें किसी भी तरह का औजार, ऑर्नामेंट्स बनाने, वो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन में ही आता है। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या था। जैसे कॉटन है, कॉटन का कपड़ा बनाना, वो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही पार्ट था, तो उस टाइम पे वो बनता था। फिर बात है बोट मेकिंग। जब बोट वाटर के लिए, मतलब सी में हमें बोट्स ले जानी होती थी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी बोट मेकिंग भी उस टाइम पे होती थी। फिर है बीड मेकिंग, सील, वहाँ पे बीड्स मेकिंग होती थी। सील्स भी बनाई जाती थी, जैसे किसी को ज़रूरत है, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, कोई भी लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप है, उनकी एक पर्टिकुलर सील होगी, तो उसके लिए सील भी बनानी पड़ती थी। टेराकोटा या अदर, जैसे बरीड हमारे पास वो होती थी ईंटें, उनसे भी सील बनती थी, तो उस टाइम पे भी सील बनाई जाती थी। फिर बात करते हैं खेतरी कॉपर माइन। राजस्थान और बलूचिस्तान में हमें मिली है कॉपर माइंस। वहाँ पे कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसको स्मेल्ट किया जाता था इन अदर फॉर्म्स, किसी भी औजार में उसको बदला जाता था। तो उस टाइम पे ऐसी माइंस भी हमारे पास थी। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज स्मिथ और मैसन आर इंपॉर्टेंट इन द सिविल। अब क्लासेस इन सिविल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उस टाइम पे स्मिथ्स थे, जो कि स्मेल्टिंग करते थे या चीज़ों को बदलाव देते थे या कोई भी औजार बनाते थे, वो एक अच्छी क्लास थी उस टाइम पे उस सिविलाइजेशन में, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। उनके बिना और कोई काम हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए औजार चाहिए, तो वो कौन बना के देगा? वो भी आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन में ही मिलेगी। फिर है स्मेल्टिंग मेटल्स। अभी बताया जब कॉपर माइंस है तो मेटल भी स्मेल्ट करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है।
आर्ट ऑफ डाइंग सबसे इंपॉर्टेंट, कि कपड़ों में डाई करते थे। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कई बार कि कोई डाई कर रहा है, कलर लगा रहा है, व्हाइट चुन्नी को अलग अलग रंगों में बदल रहा है, वैसे ही आर्ट ऑफ डाइंग उनके पास था। वेट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। अब सपोज हम मार्केट जाते हैं, मैं बोलता हूँ 1 किलो चीनी दे दो, तो एक वेट होता है जो इंटरनेशनली डिपेंड होता है, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ ये वेट 1 किलो ही है, चाहे आप इंडिया लो चाहे आप यूरोप में लो। तो वैसा ही एक वेट मेजरमेंट उनको चाहिए था, तो वो बाइनरी सिस्टम यूज करते थे। बाइनरी सिस्टम मतलब डबल 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 वो यूज करते थे, जैसे 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे वो डबल में यूज करते थे बाइनरी सिस्टम में। स्क्रिप्ट की बात करें, बोस्टोफिडिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्क्रिप्ट। इसके हमें कई मतलब जैसे हमें पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं बहुत सारे ऐसे सील्स इंस्क्रिप्शन जिनमें ये लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, मतलब इस काइंड ऑफ लैंग्वेज देखने को मिलती है। एक्चुअली में बोस्टोफिडिन है क्या? ये एक ऐसी लैंग्वेज है, सपोज जैसे आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो, फिर उसके बाद अपोजिट करते हो इस तरह से, और यहाँ से लिखना शुरू करते हो, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ, फिर यहाँ से करते हो स्टार्ट यहाँ। तो इस तरह से मतलब आप ऐसे पढ़ोगे, फिर किताब को उल्टा घुमाओगे, फिर ऐसे पढ़ोगे, फिर आपको इसकी एक फोटो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, आप उसको वहाँ देख सकते हो कि कैसे एक बोस्टोफिडिन हो सकती है लैंग्वेज। पिक्टोग्राफिक, पिक्टो मतलब आप समझ गए होंगे पिक्चर से रिलेटेड है। पिक्चर्स दिखाई जाती थी, जैसे आपने भित्ति चित्र बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो दीवारों पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप ये सारी चीज़ें गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको फोटो देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी फोटोज़ हैं जो आपको समझ भी आएगा कि वो कैसे यूज़ करते थे। लोगो सेलेबिक ये भी सेम ही होता है, लोगों के थ्रू किसी को बताना, जैसे किसी इंसान का एक डिज़ाइन बना दिया इंसान की तरह कुछ, तो वो एक लोगो हो गया। तो उससे भी हमें पता चलता है कि हाँ मतलब उस टाइम पे कैसे लोग दिखाते थे, शिकार करते हुए बनाया है, और मतलब एग्रीकल्चर करते हुए भी बनाया है। और पिक्टोग्राफिक 250 एंड 400 अराउंड अबाउट इतने ही हमें पिक्टोग्राफिक देखने को मिली है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फीचर रखती थी। सेक्युलर था सबसे इंपॉर्टेंट, वो दे आर सेक्युलर। उसके बाद वॉरशिप ऑफ मदर गॉडेस, जो शक्ति थी, मदर गॉडेस जो उनको जिसको वो मानते थे एक शक्ति थी, सेमिन्यूट एक उनको वहाँ पे फिगर मिली है। अब इसकी एनसीईआरटी बुक्स में भी इसकी फोटो है, और अदरवाइज आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। उनकी वो पूजा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है वो है वॉरशिप ऑफ पशुपति। एक्चुअल में ये पशुपति की एक सील है जो हमें मिली थी देखने को, और इसकी फोटो भी अभी आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, 3 फेसेस, 3 फेसेस थे उसमें। योगा पोस्चर में मतलब जो पशुपति भगवान है वो बैठे थे, राइट साइड में उनके राइनो और बुफेलो थे, लेफ्ट साइड में एलिफेंट और टाइगर, और 2 डियर एट हिज फीट। तो इससे समझने को क्या मिलता है कि उस टाइम पे वो एनिमल्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते थे जितनी इंसानों को देते थे। और कैसे और चीज़ें क्या समझ आती हैं कि एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट थे उनके उस टाइम पीरियड पे उनके लिए, कि उनको भी भगवान के साथ रखा गया था। अब बात करते हैं बिलीव इन आफ्टर डेथ, कि उनका मानना था कि जब आप मर जाते हो तो उसके बाद भी आप दोबारा कहीं आगे जाते हो, इसलिए वो क्या करते थे, जब आपको बरीड करते थे तो उसके साथ सामान भी डालते थे, जैसे मटका हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ताकि आप वहाँ जाके भी जीवन जियो। आफ्टर डेथ बिलीव करते थे। वॉरशिप ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल जो ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा ये सेक्रेड मानते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दिया करते थे जितनी एक ट्री को मिलती थी। मतलब ये नेचर की ज़्यादा वॉरशिप करते थे एज कम्पेयर टू एनी गॉड और एनी गॉडेस। फिर उसके बाद अदर पॉइंट्स हमारे पास सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, इसका भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे लिंगम और योनि की हमें मतलब एक तरह का इंस्क्रिप्शन में या उस तरह के हमारे फिगर्स हमें देखने को मिली है। फेथ इन मैजिक, मैजिक में फेथ करते थे, जादू टोना जिसको बोलते हैं उसमें फेथ करते थे कि ऐसा कुछ होता है। अब बात करते हैं हमें ट्रेड एंड कॉमर्स और वेट मेजरमेंट और सब चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब पॉलिटिकल की वहाँ पे कंट्रोल कैसा होता था, जैसे आज की गवर्नमेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट है, 3 टायर गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कैसे रूल होता था वो चीज़ हम देखते हैं, कैसे कंट्रोल होती थी चीज़ें, टैक्स कलेक्शन हो गया, ये किस तरह से मैनेजमेंट बैठती थी लोगों की, जैसे जस्टिस कैसे मिलता था, उस तरह का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था। तो रूल बाय क्लासेस ऑफ मर्चेंट्स, जो वहाँ पे मर्चेंट्स होते थे वो रूल करते थे मेन, जैसे एक पर्टिकुलर मोहनजोदारो है तो उसमें एक मेन सिटाडेल होगा, मतलब महल होगा, और उसके आसपास लोग रहेंगे। तो वो मर्चेंट जो थे, मर्चेंट लोग थे, वो उसको कंट्रोल करते थे, सुपीरियर पावर्स होते थे वो वहाँ पे।
ओलिगार्की एक टर्म है जिसका मतलब है कि एक ग्रुप है जो कि पूरी कंट्री या किसी पर्टिकुलर स्टेट को कंट्रोल करे। तो वहां पे पर्टिकुलर ग्रुप होता था, रेयर टाइम में वहां पे इलेक्शंस होते थे इस चीज के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। आप देख रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स भी इतने वेल डिफाइंड तरीके से था, मेजरमेंट्स थे, वेट्स थे, और उसी तरह से बहुत सारे एक एडवांस लेवल का था। तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी था जो इन चीज़ों का ध्यान रखता था। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि सिटिडल था, जो मेन महल था, वो वॉल से घिरा हुआ था, बड़ी बड़ी वॉल से घिरा हुआ था, ताकि वहाँ पे अटैक ना हो या फिर वो बच जाए अगर कभी अटैक हो भी। उसी तरह से आगे कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा। जैसे सिटिडल था वहाँ पे अर्बन सोसाइटी रहती थी, दूर दूर तक फैले हुए थे और काफ़ी अच्छे से एक किलाबंदी उन्होंने की थी। इंपॉर्टेंट टाउन्स ये पढ़ते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, छन्नुदारो, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर। ये जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पर्टिकुलर टाउन की क्या स्पेसिफिकेशन है उनको पढ़ेंगे। ये ओवरऑल था कि ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से नहीं हुई। और हमने जितना आज कवर किया है ये आज यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है, उसके बाद हम वैदिक एरा में चले जाएंगे। थैंक यू। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।